2012 की सर्दियों में मुझे याद है नासा के हेडक्वार्टर्स में लगातार फोन्स बज रहे थे। ओ हाँ, मायन कैलेंडर वाला वक्त। बिल्कुल। लाइन के दूसरी तरफ परेशान लोग थे, मतलब कुछ लोग तो लिटरली रो रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या उन्हें अपने परिवार के साथ किसी अंडरग्राउंड बंकर में छुप जाना चाहिए। उनका डर था कि कैलेंडर खत्म होते ही दुनिया तबाह होने वाली है। सही कहा। और आज ठीक वही पैनिक, वही डर 2026 के नाम पर वापस आ गया है। इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए अचानक से आग के गोलों और तबाही वाली वीडियोस सामने आती हैं, जिनके थंबनेल पर बड़ा सा लिखा होता है कि क्या 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ, वही। और ऐसी हाइपर रियलिस्टिक एनिमेशंस देखकर चाहे कोई कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो, एक पल के लिए दिमाग में सवाल उठ ही जाता है कि क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक रिएक्शन है। तो चलिए आज इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा ये गहरा विश्लेषण इस वायरल डर की जड़ में जाने का एक प्रयास है। बिल्कुल। हम सिर्फ इन सतह पर तैरती अफवाहों की नहीं, बल्कि उनके पीछे के फैक्ट्स, साइंस के एक्चुअल मॉनिटरिंग सिस्टम्स और उन असली खतरों की बात करेंगे जो वाकई मौजूद हैं। ये सच में एक बहुत ही जरूरी चर्चा है, क्योंकि देखिए ऐसी घबराहट होना एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। जब डर को एक क्रेडिबल पैकेज में लपेटकर पेश किया जाता है ना, तो दिमाग सबसे बुरे अंजाम की कल्पना करने लगता है, जैसे मूवीज में होता है। एग्जैक्टली। यहाँ हमारा मकसद इन बातों का एक साइंटिफिक रियलिटी चेक करना है। हम इस क्या और क्यों को डिकोड करेंगे। क्या वाकई आसमान से आफत आने वाली है, या फिर ये सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी और इंटरनेट एल्गोरिथम्स का एक खेल है। तो अगर हम सोर्सेस की तरफ देखें तो इस 2026 वाले दावे में कितनी सच्चाई है? सीधी बात, इसका आधार पूरी तरह से खोखला है। ये वही पुराना किसी बुद्धे ने कहा था या किसी ऑब्सक्योर किताब का गलत अनुवाद होता है। यानी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका कोई भी क्रेडिबल पीयर रिव्यूड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन इतिहास देखा जाए तो लोग बार बार इन बातों में आते हैं। मुझे 1938 का वो मशहूर वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स रेडियो ब्रॉडकास्ट याद आ रहा है। ओह, वो एलियन अटैक वाला नाटक। हाँ, उस वक्त रेडियो पर एक फिक्शनल नाटक चल रहा था कि एलियंस ने धरती पर अटैक कर दिया है और लोगों ने उसे सच मानकर पैनिक में शहर छोड़ना शुरू कर दिया था, जबकि वो सिर्फ एक कहानी थी। वही तो। फिर Y2K बग का वक्त आया, जहां डर था कि कंप्यूटर्स के कैलेंडर चेंज होते ही आसमान से हवाई जहाज गिरने लगेंगे और बैंक अकाउंट्स जीरो हो जाएंगे। और 2012 के बारे में तो हमने बात की ही है। इन सभी घटनाओं में पैनिक अपने पीक पर था, पर रियलिटी में अगले दिन एक नया सूरज निकला और जिंदगी आगे बढ़ गई। ये 2026 भी कुछ वैसा ही लग रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सारी पैनिक्स का मैकेनिज्म एक जैसा ही होता है। हाँ। Y2K के दौरान देखिए, इंजीनियर्स वाकई में एक सॉफ्टवेयर ग्लिच को ठीक कर रहे थे। अच्छा, तो वहाँ कुछ टेक्निकल रियलिटी थी? हाँ, वो एक टेक्निकल इशू था, पर मीडिया और इन अफवाहों ने उस इशू को एक अपोकलिप्टिक सिनेरियो में बदल दिया। हाँ। उन्होंने प्रोसेस को समझे बिना सिर्फ वर्स्ट केस आउटकम को बेचा, लोगों को डराया बेसिकली। सही कहा। हाँ। लेकिन 2026 के क्लेम्स के साथ तो वो टेक्निकल आधार भी नहीं है। ये तो पूरी तरह से हवा हवाई है। ऐसी बातें जानबूझकर अटेंशन ग्रैब करने के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि डर सबसे ज्यादा बिकता है। ये सुनने में तो लॉजिकल लगता है, पर जब किसी वायरल वीडियो में सीक्रेट प्रेडिक्शन का लेबल लगता है ना, तो लॉजिक पर डर हावी हो जाता है। इंटरनेट का एल्गोरिथम आजकल बिल्कुल एक फॉरेस्ट फायर की तरह काम करता है, जंगल की आग की तरह। बिल्कुल। दुनिया खत्म होने वाली फेक न्यूज बस एक चिंगारी होती है, और लोगों का डर, उनके क्लिक्स और उनके शेयर्स उसके लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। जितना पैनिक फैलता है, आग उतनी तेजी से भड़कती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। पर अगर ये इंटरनेट की अफवाहें सिर्फ मिथ्स हैं, तो रियल साइंस की दुनिया में क्या चल रहा है? नासा और ESA जैसी बड़ी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस लगातार आसमान को मॉनिटर कर रही है ना, उनका सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? अगर हम आसमान की तरफ देखें तो आज की डेट में साइंटिफिक मॉनिटरिंग बेहद एडवांस्ड और प्रिसाइज हो चुकी है। ESA और नासा के पास नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम्स है, जिसे नियो कहते हैं। अच्छा। ये सिर्फ सिंपल टेलीस्कोप से देखने तक सीमित नहीं है, ये प्लैनेटरी रेडार सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। प्लैनेटरी रेडार, ये कैसे काम करता है? ये डीप स्पेस में रेडियो वेव्स भेजते हैं और उनके बाउंस बैक होने पर स्पेस ऑब्जेक्ट्स की स्पीड, आकार और ट्रेजेक्ट्री का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं। मतलब सब कुछ मेजर हो जाता है? हाँ, अगर 2026 में वाकई कोई ऐसा प्लैनेट किलर एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराने वाला होता,
तो उसकी मास और स्पीड इतनी बड़ी होती कि उसे छुपाया ही नहीं जा सकता था। वरना कोई तो देख ही लेता। बिल्कुल, हमारे सिस्टम सालों पहले उसके ग्रेविटेशनल प्रभाव और उसके ऑप्टिकल सिग्नेचर को डिटेक्ट कर लेते। यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। ये प्लैनेटरी रेडार वाली बात सुनने में बहुत सॉलिड लगती है, लेकिन 2013 में रशिया के चेलियाबिंस्क में जो मीटियोर अचानक गिरा था, उसने तो हजारों बिल्डिंग्स के शीशे तोड़ दिए थे। हाँ, उस इंसिडेंट ने सबको चौंका दिया था। वही तो। उसका तो किसी को पहले से पता नहीं चला। फिर हम कैसे मान ले कि साइंस सब कुछ पहले से ट्रैक कर रही है और 2026 में कोई अचानक सरप्राइज नहीं मिलेगा। ये एक बेहद शानदार पॉइंट है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। चेलियाबिंस्क में जो मीटियोर आया था वो रफली 20 मीटर लंबा था। सिर्फ 20 मीटर? हाँ। स्पेस के स्केल पर देखा जाए तो ये एक धूल के कण के बराबर है। ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, खास करके अगर वो सूरज की दिशा से आ रहे हो। ओह, क्योंकि सूरज की चमक उन्हें छुपा लेती है। एग्जैक्टली। पर इन छोटे ऑब्जेक्ट से जो नुकसान होता है वो लोकलाइज्ड होता है, जैसे शीशे टूटना। सही कहा। पर जब हम दुनिया खत्म होने या ग्लोबल डूम्सडे की बात करते हैं तो उसके लिए एक एस्ट्रॉइड को कम से कम 1 से 10 किलोमीटर लंबा होना पड़ेगा। जैसे वो जिसने डायनासोर्स को खत्म किया था। बिल्कुल वैसा ही। और इतने बड़े ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए हम सिर्फ विजुअल लाइट पर निर्भर नहीं है। देखिए, स्पेस बहुत ठंडा होता है। एक बड़ा एस्ट्रॉइड जो डीप स्पेस में सूरज की गर्मी सोख कर रहा है, वो हमारे थर्मल इंफ्रारेड सेंसर्स के सामने एक चमकते हुए बल्ब की तरह लगता है। अच्छा, तो वो छुप नहीं सकता? नहीं छुप सकता। इसीलिए एक सिटी किलर एस्ट्रॉइड शायद रेडार के नीचे से निकल जाए, पर एक प्लैनेट किलर अचानक से 2026 में प्रैक्टिकली प्रकट नहीं हो सकता। वाओ, यहाँ बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। मतलब खतरा साइज और स्केल का है। छोटे खतरे अचानक आ सकते हैं, पर पूरी दुनिया खत्म करने वाला अचानक नहीं आएगा। बिल्कुल। तो अगर हम स्पेस से वापस जमीन पर आएं, तो सोर्सेज में एक और बड़ा थ्रेड दिखता है जो सीधा किसी साईफाई किताब का पन्ना लगता है। आप सुपर वोल्केनो इरप्शन की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। जैसे येलोस्टोन कैल्डेरा की बात होती है, इंटरनेट पर कई ऐसी थ्योरीज घूम रही हैं कि येलोस्टोन बस फटने ही वाला है और पूरी दुनिया को राख से ढक देगा। ये आखिर मैकेनिज्म काम कैसे करता है? एक नॉर्मल वोल्केनो और इस सुपर वोल्केनो में फर्क क्या है? देखिए, एक नॉर्मल वोल्केनो एक पहाड़ की तरह होता है जिसमें से लावा निकलता है, लेकिन येलोस्टोन जैसा सुपर वोल्केनो किसी पहाड़ जैसा नहीं दिखता। तो वो कैसा दिखता है? ये एक विशाल गड्ढा या कैल्डेरा होता है जो जमीन के अंदर कई किलोमीटर तक फैला होता है। इसके नीचे मैग्मा का एक बहुत ही बड़ा चेंबर होता है। जमीन के बिल्कुल नीचे? हाँ। जब अर्थ की क्रस्ट के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स और मैंटल प्लूम्स के जरिए अत्यधिक गर्मी और प्रेशर बनता है, तो ये रॉक को पिघलाकर इस चेंबर में जमा करता रहता है। और जब ये जमा होता रहता है तो फिर एक पॉइंट पर एक सुपर इरप्शन तब होता है जब प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि पूरी क्रस्ट ही टूट जाए। फिर हजारों क्यूबिक किलोमीटर मैग्मा और राख एक साथ आसमान में शूट हो जाती है। ओ बाप रे। और इसका ग्लोबल इफेक्ट वाकई भयंकर हो सकता है। मतलब सूरज की रोशनी सालों तक ब्लॉक हो सकती है और ग्लोबल टेम्परेचर ड्रास्टिकली गिर सकता है। तो इसका मतलब इंटरनेट की घबराहट में थोड़ी सच्चाई तो है। अगर उसके नीचे इतना मैग्मा जमा हो रहा है तो वो किसी भी दिन फट सकता है ना। क्या पता वो साल 2026 ही हो। यहाँ हमें थोड़ा जियोलॉजी की टाइमलाइन को समझना होगा। इंसान का जीवन 100 साल का होता है, पर जियोलॉजी मिलियंस ऑफ इयर्स में काम करती है। मतलब ये प्रोसेस बहुत स्लो है, ऊपर उठने लगती है। हाँ, अगर आने वाले कुछ सालों में कोई मैसिव इरप्शन होना होता तो वहाँ की जमीन मीटर्स तक ऊपर उठ चुकी होती, लगातार इंटेंस अर्थक्वेक्स आ रहे होते और गैस इमिशंस ड्रामेटिकली बढ़ गए होते। और अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो हाँ, डेंजर का कॉन्सेप्ट रियल है, पर प्रोबेबिलिटी और टाइमलाइन के हिसाब से 2026 में इसके अचानक फटने का चांस प्रैक्टिकली 0 है। ये इंटरनेट का एक और एग्जैजरेटेड मिथ है। समझ गया। नेचर की इन अचानक आने वाली आफतों के बजाय अगर हम थोड़ा दूसरी तरफ देखें तो ऐसी तबाही का क्या जो इंसान खुद ला सकता है, जैसे न्यूक्लियर वॉर? ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इसमें एक अलग ही तरह का डर है, क्योंकि ये नेचर के स्लो प्रोसेस पर नहीं, इंसान के अनप्रिडिक्टेबल डिसीजंस पर निर्भर करता है। और आजकल के जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए ये खतरा तो काफी रियल लगता है मुझे। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम इन सब बातों को बड़े पैमाने पर जोड़कर देखें तो न्यूक्लियर थ्रेट एक रियल एग्जिस्टेंशियल रिस्क जरूर है,
लेकिन इसमें और 2026 जैसी फिक्स्ड डेट डूम्सडे प्रोफेसीज में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? साइंस और डेटा ये बता सकते हैं कि आज दुनिया में कितने वॉरहेड्स हैं, उनकी यील्ड क्या है और उनके डेटोनेट होने पर कितना मैसिव डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर विंटर आ सकता है। लेकिन ये नहीं बता सकते कि बटन कब दबेगा। एग्जैक्टली साइंस ये भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि किस साल किस दिन कौन सा लीडर बटन दबाएगा। न्यूक्लियर वॉर एक ह्यूमन बिहेवियरल रिस्क है, इसलिए अगर कोई वायरल वीडियो दावा करती है कि 2026 में न्यूक्लियर वॉर से दुनिया खत्म होगी, तो वो साइंस नहीं है, वो सिर्फ डर का व्यापार है, सिर्फ फियर मॉन्गरिंग है। बिल्कुल। और ह्यूमन हिस्ट्री में हमने एक डर तो अभी हाल ही में जिया है, पेंडेमिक्स। जब कोविड आया था तो उसने पूरी दुनिया को अपने ट्रैक पर रोक दिया था। हम नेचर की अचानक आने वाली आफतों को नकार रहे हैं, लेकिन ये तो सच में अचानक ही आया था ना। हाँ, इसने हम सबको सरप्राइज कर दिया था। तो जिस वायरस ने ग्लोबल इकोनॉमी को इतना हिला दिया, क्या कोई नया और ज्यादा खतरनाक पैथोजन 2026 में आकर सब कुछ खत्म नहीं कर सकता? ये आशंका बिल्कुल स्वाभाविक है, खासकर हमारे इस रीसेंट एक्सपीरियंस के बाद। पर यहाँ भी खतरे की रियलिटी और दुनिया खत्म होने के मिथ में फर्क है। पर वायरसेस तो म्यूटेट होते रहते हैं ना? होते हैं, और नए जूनोटिक डिजीजेस यानी जो जानवरों से इंसानों में आते हैं वो अचानक उभर कर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि साइंस का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म अब पहले जैसा नहीं रहा। हम बेहतर तैयार हैं अब। बहुत बेहतर। कोविड के दौरान हमने जिस लेवल पर तबाही देखी, उसने ग्लोबल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को परमानेंटली इवॉल्व कर दिया है। अब हमारे पास mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी है जिसका डिजाइन और प्रोडक्शन हम चंद हफ्तों में कर सकते हैं। वो वाकई एक गेम चेंजर है। और इसके अलावा दुनिया भर में जीनोमिक सीक्वेंसिंग और वेस्ट वाटर सर्वेलेंस सिस्टम बन चुके हैं। वेस्ट वाटर सर्वेलेंस यानी हम शहर के गंदे पानी से बीमारियां ट्रैक कर रहे हैं। ये आखिर डूम्सडे को रोकने में कैसे मददगार है? मैं बताती हूँ। ये एक बहुत ही पावरफुल इनविजिबल शील्ड है। जब किसी कम्युनिटी में कोई नया वायरस फैलना शुरू होता है, तो लोगों के बीमार पड़ने और हॉस्पिटल जाने से काफी पहले उस वायरस की ट्रेसेस उनके बॉडीली वेस्ट के जरिए सीवर्स में पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो टेस्ट होने से पहले ही पता चल जाता है। एग्जैक्टली। आज के एडवांस्ड लैब्स इस वेस्ट वाटर का लगातार एनालिसिस करते हैं। मतलब किसी नई बीमारी का एक बड़ा आउटब्रेक होने से पहले ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अलर्ट जनरेट हो जाता है। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो हाँ, फ्यूचर में नई पेंडेमिक्स आ सकती हैं, पर ह्यूमैनिटी एक दिन में खत्म होने वाली हेल्पलेस स्टेट में नहीं है। हमारा मॉलिक्यूलर लेवल का डिफेंस सिस्टम अब बहुत मजबूत हो चुका है। ये प्रोसेस वाली बात सच में कंफर्टिंग है। मतलब हम टोटली ब्लाइंड नहीं अब। तो अगर एस्ट्रॉइड्स, वोल्केनोज और पेंडेमिक्स वो अचानक खत्म होने वाले खतरे नहीं हैं जैसा इंटरनेट बताता है, तो फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? आप सोर्सेस की तरफ देखेंगे तो एक थ्रेट सबसे ऊपर उभर कर आता है। क्लाइमेट चेंज है ना? बिल्कुल सही। पर मैं इसको एक एस्ट्रॉइड की तरह टाइम बॉम्ब नहीं मानता। ये तो मुझे एक रिसाता हुआ लीकिंग पाइप जैसा लगता है। एक ऐसी पाइप जो धीरे धीरे बूंद बूंद करके घर की फाउंडेशन को कमजोर कर रही है। एक दिन में घर नहीं गिरेगा, पर अगर लंबा समय ध्यान नहीं दिया तो फाउंडेशन जरूर टूट जाएगी। ये एक बेहद सटीक एनालॉजी है। क्लाइमेट चेंज वाकई में एक स्लो क्राइसिस है, और यही इसका सबसे खतरनाक पहलू भी है। जब इंटरनेट किसी 2026 डूम्सडे का प्रचार करता है, तो वो एक बहुत ही ड्रामेटिक इवेंट दिखाता है। आग, तबाही, टूटती हुई बिल्डिंग्स। लेकिन क्लाइमेट चेंज के मैकेनिज्म्स बहुत धीमे पर डीपली कंपाउंडिंग है। जैसे एल्बिडो इफेक्ट की ही बात करें। ये एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है? जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोल्स पर आइस मेल्ट होती है, तो सफेद बर्फ जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती थी वो कम हो जाती है। उसके नीचे का जो डार्क ओशन है वो एक्सपोज हो जाता है। और डार्क कलर्स तो गर्मी एब्जॉर्ब करते हैं। सही पकड़ा। ये डार्क ओशन सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करने के बजाय एब्जॉर्ब करने लगता है। इससे वार्मिंग और तेजी से बढ़ती है, जिससे और ज्यादा बर्फ पिघलती है। और तो ये एक लूप बन जाता है। ये एक विशियस लूप है। ये एक दिन या एक साल में तबाही नहीं लाता, पर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जैसे सी लेवल राइज, एक्सट्रीम हीट वेव्स और क्रॉप फेलियर्स, ये सब दुनिया का नक्शा बदल रहे हैं।